मायरा को छेड़ रही थी। कुछ देर मायरा को परेशान करने के बाद वो मायरा की स्टेप मॉम दामिनी जोशी के कानों में धीरे से बोलती है, आंटी आप मायरा को कितना प्यार करती हैं, जबकि ये आपकी खुद की बेटी भी नहीं है। मुझे भी आपके जैसे डाउट हुआ था जब मुझे पता चला कि इसकी शादी से पहले एक बच्चा है। आपने मेरी कजन के लिए जिसे पसंद किया है उसको देखकर मुझे अच्छा लगा। वो आदमी मायरा के लिए बेस्ट है। प्लीज मेरी शादी में ना आप सभी साथ में आना। जब सोनम वहां से चली जाती है तो दामिनी मायरा को डांटते हुए कहती है, तुम्हारे स्कैंडल ने सब बर्बाद कर दिया। अभी सोनम की जगह तुम दुल्हन होती। अब तुम्हें एक और मौका मिला है। आज की ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बेकार मत जाने देना। मैंने तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स के साथ बड़ा किया है। मेरे साथ कुछ अच्छा करने के बजाय तुमने हमारी रेपुटेशन बर्बाद कर दी, तो प्लीज इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। उसके बाद दामिनी मायरा को एक लड़के से मिलवाती है। हाय आदित्य, ये है मेरी बेटी मायरा। मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, ये बहुत टैलेंटेड है। ऐसा कहकर दामिनी ने मायरा का इंट्रोडक्शन एक आदमी से कराया जो करीब 40 साल का था। मॉम, मायरा ने अपनी माँ को आवाज दी। उसे वहां अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मायरा को लग रहा था कि ये सब एक डेट के बजाय एक डील है। दामिनी ने धीरे से मायरा की बाहों पर पिंच किया और आदित्य से बोली, मुझ पर विश्वास करो, मायरा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी वाइफ साबित होगी। आदित्य को मायरा अच्छी लग रही थी, उसे बहुत सुंदर लग रही थी। उसने दामिनी को एक चेक पकड़ाते हुए कहा, इसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट माने। अब मुझे और इनको अकेले में थोड़ा वक्त गुजारने दें जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें। दामिनी ने चेक को खुशी से लेते हुए कहा, थैंक यू आदित्य, तुम बहुत ही अच्छे हो। आशा करती हूँ कि मेरी बेटी और तुम साथ में खुश रहोगे और साथ में एक छोटा बच्चा, हाँ, तुम्हारी खुशियों को वो डबल कर देगा। दामिनी के वहां से जाने के बाद मायरा को आदित्य के सामने बैठना पड़ा। इससे पहले कि वो थोड़ा रिलैक्स होती, उसने अपने लैप पर कोई टच सा महसूस किया। उसने अपने सिर को ऊपर किया और आदित्य को देखा। आदित्य के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मायरा को गुस्सा आ रहा था। वो उठकर वहां से जाने को तैयार हो गई। आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको, मैंने तुम्हारे लिए रुपए दिए हैं, तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे चैलेंज मत करो, हाँ, मैं बहुत देर तक अच्छे होने का नाटक नहीं कर सकता। मायरा जोर से चिल्लाते हुए बोली, आदित्य अपनी औकात में रहो। बिजनेस फील्ड में तुम्हारा बहुत नाम है, तो लोगों के बीच इस तरीके से गलत हरकत मत करो। ये सब सुनकर आदित्य को अचानक से याद आया कि वो इस समय कहाँ है। वो मायरा को हाथ पकड़कर कैफे से बाहर लेकर गया और बोला, चलो फिर होटल चलकर टाइम एंजॉय करते हैं। मायरा ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, पर आदित्य ने उसका हाथ इतना टाइट पकड़ा था कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो उसको पास ही एक होटल में खींच कर ले जाता है। मायरा ईशान को खोजने की बहुत कोशिश कर रही थी। जब उसे ईशान की सबसे ज्यादा जरूरत है तब पता नहीं वो कहाँ चला गया। आदित्य जब उसे खींचकर एलिवेटर की तरफ ले जा रहा था तभी वो चिल्लाई, मुझे बचाओ। आदित्य चीखा, ये मेरी है, कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अपनी जॉब को खतरे में देखकर कोई भी वेटर उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता। आदित्य मायरा को रूम में धक्का देता है। मायरा को समझ में आ जाता है कि अभी इस समय उसके खुद के अलावा और कोई दूसरा उसकी हेल्प नहीं कर सकता। वो तुरंत ही टेबल पर रखे हुए वास को उठाती है और आदित्य के सिर पर तेजी से मारती है। आदित्य जमीन पर गिर जाता है। उसका माथा खून से भर जाता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मायरा उसे दर्द में देखती है। वो डर से कांपने लग जाती है। उसी समय गेट को बाहर से धक्के मारकर कोई खोलता है। मायरा का फेस पीला पड़ जाता है। उसके हाथ में टूटा हुआ वास होता है जो कि उसने आदित्य से बचाव के लिए लिया होता है। जब वो ईशान को गेट पर खड़ा देखती है तो उसे थोड़ा ठीक महसूस होता है। घबराहट के मारे मायरा के चेहरे का रंग उतर चुका था। उसने हाथ में टूटे हुए वास को कसकर पकड़ रखा था। जब मायरा ने देखा कि कमरे में आने वाला आदमी और कोई नहीं ईशान कपूर है तो वो चौंक गई। कॉफी शॉप के बाहर ईशान को उसका एक बिजनेस फ्रेंड मिल गया था। जब वो दोनों अंदर कैबिन में बैठकर बात कर रहे थे तब ईशान ने खिड़की से देखा कि आदित्य मायरा को जबरदस्ती होटल के कमरे की ओर ले जा रहा था। ईशान तुरंत उनके पीछे चला गया।
कमरे में पहुंचने के बाद वो भी काफी ज्यादा शॉक था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मायरा जैसी नाजुक दिखने वाली लड़की इस तरह खुद के लिए स्टैंड लेगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे ब्लैक कलर की ब्रा स्ट्रैप नजर आ रही थी। ब्लैक कलर उसकी स्नो वाइट स्किन पे काफी निखर के दिखाई दे रहा था। मिस मायरा, वास को नीचे रख दो, ईशान ने धीमे से कहा। मायरा अभी भी काफी डरी हुई थी। जब उसने ईशान की आवाज सुनी तो अचानक से उसके हाथ कांप उठे और वो वास नीचे गिर के टूट गया। कहीं आदित्य मर तो नहीं गया होगा? मायरा के माइंड में सबसे पहले यही ख्याल आया। अगर आदित्य को कुछ भी हुआ तो मायरा के ऊपर मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे, फिर उसके बच्चों का क्या होगा? ईशान ने तुरंत अपना कोट उतारा और मायरा की बॉडी को ढक दिया। फिर नीचे झुककर उसने आदित्य के गले पर उंगली रखी और पल्स चेक की। दूसरे हाथ से उसने अपना फोन निकाला और पहले इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल किया और फिर होटल के मैनेजर को। आदित्य सिंह को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और होटल वालों ने इस बात का ध्यान रखा कि मीडिया में ये खबर ना फैले। मायरा की बेचैनी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। चलो यहाँ से, ईशान ने अजीब तरीके से कहा। मायरा चुपचाप खड़ी हुई और वीआईपी एरिया से होते हुए होटल से बाहर निकल गई। वहां से निकलने के बाद मायरा ईशान को उसका कोट वापस करना चाहती थी, पर ईशान ने साफ मना कर दिया। अभी कोट पहने रखो। मायरा के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मायरा खुद की हरकत पर काफी हैरान थी। उसने आदित्य सिंह जैसे बड़े बिजनेसमैन के सिर पर वास्ते मारा था। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? सॉरी, पर हमें आज का डिनर कैंसिल करना पड़ेगा, मायरा ने धीमी सी आवाज में कहा। या फिर कैसा रहेगा कि आगे से हम रोज साथ में डिनर कर पाएं? ईशान की बातों से उसके इरादे साफ थे। मायरा के चेहरे पर कंफ्यूज्ड सा लुक बन गया। आखिर में ईशान ने अपने मन की बात कह डाली। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बाहर सूरज की हल्की सी धूप जब ईशान पर पड़ी तो उसकी बॉडी चमक उठी। सच में मायरा ने आज तक उसके जितना हैंडसम और परफेक्ट लड़का नहीं देखा था। मायरा ईशान को निहारे जा रही थी कि अचानक से उसको ध्यान आया। शादी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। वो तुरंत बोल पड़ी। अब मिस्टर कपूर, अब मैं चलती हूँ। वो पीछे मुड़कर जा ही रही थी कि उसे ईशान की आवाज सुनाई दी। तुम तो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी ना? अब ईशान को कहाँ पता था कि सिर्फ अपनी सौतेली माँ को खुश करने के लिए मायरा को एक अनजान लड़के से मिलने आना पड़ा, पर उस इंसान ने पैसों के दम पर उसके साथ बदसलूकी करनी चाहिए। यही सब सोचते हुए मायरा ने अपनी नजरें उठाई और ईशान की तरफ देखा। ईशान भी तो अमीर और पावरफुल है, फिर उसने मायरा के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? वो तो इतने अच्छे से उसके साथ पेश आ रहा है। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मायरा ने हिचकिचाते हुए पूछा, जिस पर ईशान ने अजीब तरीके से जवाब दिया, मुझे बस अपने लिए एक बीवी चाहिए। ईशान के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे। उसका मानना था कि शादी प्यार के लिए नहीं बल्कि अपनी जरूरतों के लिए की जाती है। मायरा जानती थी कि उसके मन में ईशान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर हर लड़की का यही सपना होता है कि वो दुल्हन की तरह तैयार हो और एक अच्छे लड़के से शादी करे। मायरा खुद एक वेडिंग प्लानर थी और ये बात उससे बेहतर कौन जानता था कि बहुत सारे लोग सिर्फ नाम के लिए शादी करते हैं, ना कि प्यार व्यार के चक्कर में। तो कल सुबह 9 बजे सिविल कोर्ट के बाहर मिलते हैं। ईशान की बात से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ऑर्डर दे रहा। अपनी बात खत्म करते ही ईशान ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मायरा समझ चुकी थी कि ईशान कितना डोमिनेटिंग नेचर का है। इस लड़के ने यूं आसानी से मायरा की किस्मत डिसाइड कर ली। ऐसे लड़के से शादी करना जो शायद उसके बच्चों का बाप हो सकता है, ये फैसला आगे चलकर सही साबित होगा या गलत। मायरा घर वापस आ गई। नहाने के बाद वो बच्चों को स्कूल से लेने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने ईशान के कोट को ड्राई क्लीनिंग स्टोर में दे दिया। किंडरगार्टन स्कूल का नजारा। दोनों बच्चे अपनी माँ को देखते ही भागते हुए आए और गले लग गए। मम्मी आ गई। पीहू की आंखों में अलग सी चमक थी। उसका चेहरा मायरा से काफी मिलता जुलता था। पता है
मम्मी, आयुष मुझे पसंद करता है और उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर की, पर मैं अभी उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। सच में प्यार करने वालों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मायरा ने अपनी बेटी के बाल सहलाते हुए पूछा, पीहू, तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम्हें प्यार की बातें पता हो? मायरा को पीहू की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। मम्मी, पीहू पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, सब बच्चे इससे पसंद करते हैं। साइड में खड़े हर्ष ने अपनी बहन की साइड लेते हुए कहा। मायरा सोच में पड़ गई, क्या आजकल के बच्चे इतने फास्ट फॉरवर्ड हो गए? भैया भी स्कूल में काफी फेमस है, पीहू ने खुशी से बताया। ये तो आयन मैन से भी ज्यादा पॉपुलर है। ये बात सुनते ही मायरा को जोर की हंसी आ गई। सच में उसके दोनों बच्चे कितने मासूम और प्यारे हैं, उन्हें किसी की नजर ना लगे। मायरा ने दोनों का हाथ पकड़ा और वापस घर जाने लगी। 6 साल पहले उस रात को मायरा ने अपनी मासूमियत खोई थी और कुछ महीनों बाद 2 बच्चों को जन्म दिया। तब से लेकर आज तक इन बच्चों के ही इर्द गिर्द मायरा की पूरी दुनिया घूमती है। हर्ष और पीहू उसकी जिंदगी के सबसे बड़े तोहफे थे। मम्मी, वो देखो। हर्ष ने पार्क की ओर इशारा किया। उस पौधे पर कितने सारे फूल लगे हैं। मम्मी, मैं चाहता हूँ आपको कोई ऐसा मिले जिससे आपकी लाइफ उस पौधे की तरह ब्यूटीफुल बन जाए। तब तक पीहू ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और एक गुलाब का फूल तोड़ कर लाई। उसने मायरा को झुकने के लिए कहा और उसके कान के पास उस फूल को लगा दिया। देखना भैया, हमारी मम्मी को दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी। ये सुनते ही मायरा के माइंड में ईशान का चेहरा आया। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके बच्चे उसकी कितनी केयर करते हैं। अगली सुबह हुई। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मायरा ने लोकल बस पकड़ी और कंपनी पहुंच गई। मायरा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? अरे आदित्य को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम कौन सा दूध की धुली हो? पहले भी तो तुम किसी लड़के के साथ सो चुकी हो जिसका अंजाम हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। अभी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो। दामिनी ने मायरा को कॉल करके अपनी भड़ास निकाली। मायरा ने तुरंत दूसरी बस पकड़ी और हॉस्पिटल चली आई। दामिनी ने जैसे ही मायरा को देखा उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया। तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम कभी हमारा फायदा नहीं होने दोगी। मिस्टर आदित्य अपने 10 लाख रुपए वापस मांग रहे हैं। अब मैं अनिका को विदेश भेजने का खर्चा कहां से लाऊंगी? दामिनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तुरंत जाओ और मिस्टर आदित्य से माफी की भीख मांगो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मायरा को गोद लेने के बाद अनिका का जन्म हुआ था और वो जोशी परिवार की पहली बेटी थी। अनिका ने इसी साल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, पर उसने काम करने से इनकार कर दिया था।